हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागॉजी में 11 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। मतलब आप मिश्रित तरीके से, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं तो इसके आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ए है, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी है, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। सी है, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। डी है, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से फायदे हैं। ये क्या कह रहा है कि विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये एक फायदा है। और बी क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। ये भी सही है कि ऑफलाइन में अगर बच्चे हैं तो क्या होगा, वो शिक्षक और साथियों से बातचीत कर सकते हैं। ऑनलाइन में है तो क्या है कि वो कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। सी है, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उनको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बच्चों को हमेशा क्लास में चौकन्ना रहने की आवश्यकता होती है। तो ये तो गलत हो गया। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। ये भी इसका सही है कि ऑनलाइन क्लासेस जब चलती हैं तो बच्चे जो भी ऑनलाइन क्लासेस में देखते हैं वो अपने घर समुदाय में वो पूरक गतिविधि के रूप में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालीन शिक्षण की विशेषताएं हैं। मतलब ईवीएस पढ़ाने के दौरान जो समकालिक जो विशेषता है ईवीएस पढ़ाने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से, ये कौन सी इसमें से इसकी एक विशेषता है, ये आपको बतानी है। विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। सेकेंड है, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। थर्ड है, जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है। फोर्थ है, शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। तो जब हम किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के द्वारा, मतलब ऑनलाइन, मतलब जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, ऑनलाइन जब बातें करते हैं तो क्या होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी जो होते हैं वो वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम होते हैं। लेकिन विद्यार्थी जो है वो किसी भी समय कक्षा में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि क्लासेस जो होती हैं वो छूट जाती हैं। भाई वीडियो के द्वारा बातें हो रही हैं, जैसे ही वो ख़त्म होगा वो आपको दोबारा से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है, ऐसा भी नहीं होता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो के द्वारा जब जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि उस समय एक दूसरे से हम बातचीत करने में सक्षम होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती हैं और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती हैं। मतलब एक स्वाति जो है वो एक ईवीएस शिक्षिका है। वो क्या करती हैं कि कुछ पौधे जैसे घास है, कुछ बांस, गुलाब, केल, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो बच्चों को दिखाती हैं। उसके बाद क्या करती हैं कि उन पेड़ पौधों के आकार के बारे में, उनके पत्तों, तनों और फूलों के बारे में बच्चों से चर्चा करती हैं। तो इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों को का ध्यान आकर्षित करना है की तरफ। मतलब इस गतिविधि के द्वारा रीता स्वाति जो शिक्षिका है वो विद्यार्थियों का ध्यान किस तरफ आकर्षित करना चाहती हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा पौधों के भागों, दूसरा ऑप्शन है पौधों और पेड़ों के बीच अंतर, तीसरा ऑप्शन है पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, चौथा ऑप्शन है मानव के लिए पौधों का महत्व। तो वो किस तरफ आकार, पौधों,
पत्तों, तनों और फूलों के बारे में जानना चाहती है, तो जो पेड़ पौधों के जो वर्ग हैं उनके भीतर जो विभिन्नता मौजूद है उसके बारे में वो चर्चा कर रही हैं। क्योंकि क्या है, जो घास है, बांस है, ये सब क्या है, पेड़ पौधे ही हैं, लेकिन उनमें जो विभिन्नताएं हैं, उनके आकार में, उनके पत्तों में, तनों में, फूलों में, उसके बारे में शिक्षिका जो है वो बच्चों को बता रही हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। एक ईवीएस की शिक्षिका है रीता, वो क्या कर रही है कि वो खाद्य थीम जो है वो बच्चों को पढ़ा रही हैं भोजन के विषय में। तो वो बोलती हैं कि आप जो खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको जानने के लिए क्या कीजिए कि अपने पड़ोस के घरों का सर्वे कीजिए। तो ये सर्वे कराने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है रीता जी का, ये आपको बताना है। ए है विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, बी है सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, सी है समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, डी है समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान। विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये सही है, क्योंकि बच्चे जब जाएंगे एक दूसरे के घर तो वो क्या करेंगे, वो उनके प्रति संवेदनशील बनेंगे, तो ये सही है। सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना, यहाँ पे उनका वो आकलन करने के उद्देश्य से नहीं भेज रही हैं उनको, मतलब उन क्षमता का आकलन नहीं करना उनका उद्देश्य, वो मूल्यांकन नहीं कर रही हैं, बल्कि वो बच्चों को सर्वेक्षण करने के लिए भेज रही हैं। तो सी है समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से जब बच्चे एक दूसरे के पास जाएंगे तो वो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और जो है वो जानकारी एकत्र करेंगे। समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, ये भी सही है कि बच्चों के साथ क्या है वो बच्चे क्या है वो समुदाय के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे हैं, उनको अवसर दिया जा रहा है कि वो प्रत्यक्ष रूप से उनके संपर्क में आए समुदाय के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 2। कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? मतलब पाठक जो नई पाठ्यचर्या है उसके अनुसार जो वर्तमान हमारा ईवीएस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। ये है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बी है विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी है पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। डी है ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। तो वर्तमान जो पाठ्यचर्या है हमारी, उस ईवीएस का जो पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ये तो सही है, क्या हम किसमें क्या है, प्रकृति का मनुष्य का प्रकृति से क्या संबंध है ये भी पढ़ाया जाता है हमें। आश्रय के रूप में ये क्या है कि बताया जाता है कि जो मनुष्य की क्या क्या संस्कृति है, समुदाय के बारे में इसमें बातचीत की जाती है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी सही है, क्योंकि उनको जल के द्वारा, जल जो थीम है इसके द्वारा क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के संबंधी जो मुद्दे हैं, जो जागरूकता है, उनके बारे में उनको जागरूक किया जाता है। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत जीवों रूपों के आवास के रूप में समझ विकसित करना, ये नहीं है। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, नहीं। तो इसमें कौन सा उद्देश्य है हमारा? ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। एक ईवीएस शिक्षिका है, वो कोई गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बना रही हैं, तो उनको निम्नलिखित में से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना
चाहिए आपको समूह बनाने के दौरान। पहला है उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामूहिकरण करें। सेकंड है लिंग के आधार पर बालक एवं बालिका का अलग अलग समूहीकरण करें। तीसरा है पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना लें। चौथा है समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें, नहीं कि एक हेट्रोजीनस ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें क्या हो, जो संज्ञानात्मक स्तर पे बहुत उच्च कोटि के हैं वो बच्चे भी हों, जो निम्न कोटि के बच्चे हैं, जो निम्न स्तर के बच्चे हैं वो भी हों। ऐसा ना हो कि आप क्या है कि जो तेज बच्चे हैं उनको एक साथ कर दीजिए और जो स्लो बच्चे हैं वो उनको एक साथ कर देंगे, तो क्या होगा, जो तेज हैं वो तो आगे निकल जाएंगे, जो स्लो है वो बेचारे नहीं सही से काम कर पाएंगे। लिंग के आधार पर बालक एवं बालिका का अलग अलग समूहीकरण करने से क्या होगा, उनमें जेंडर स्टीरियोटाइप डेवलप होगा, वो मतलब भेदभाव करना सीख जाएंगे लिंग के आधार पर। ये भी गलत है। पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सके बना ले, मतलब नहीं, हमें कम से कम समूह बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा समूह होगा तो आपको रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम होगी, आपको उनका निरीक्षण करने में, अलग अलग ग्रुप्स को टास्क देने में, उनका फिर निरीक्षण करने में, इन समय भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो छोटे मतलब जितना उचित हो उतने ही लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाना चाहिए। ये सही है कि लोग एक दूसरे की सहभागिता कर सके, उनमें प्रतिभागिता मतलब जो प्रतिभाग करने की जो क्षमता है उसके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति है, मतलब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समावेशी प्रासंगिक थीम आधारित। दूसरा ऑप्शन है एकीकृत और अनुभवात्मक। तीसरा ऑप्शन है प्रासंगिक अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। फोर्थ है एकल विषय वैश्विक से लेकर स्थानीय समावेशी। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कैसा है? समावेशी है, प्रासंगिक है और थीम आधारित है, मतलब सबको समावेशित करता है। और प्रासंगिक है कि बच्चों का जो ज्ञान है उसको उनके बाहरी ज्ञान से जोड़ा गया है, कि जो उनकी जो लाइफ है उससे मैच करता हुआ वो चीज़ें होती हैं। और थीम आधारित है, 6 थीम्स की बात की गई है, ये तो सभी को पता है। कौन कौन सी थीम है? परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, और एक लास्ट क्या है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये 6 थीम्स इसमें दी गई हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कहानियों के द्वारा अगर आप ईवीएस की अवधारणाओं को पेश कर रहे हैं तो आपको निम्न में से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बताना है। ए है कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए। बी है कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। सी है कहानियां मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। डी है कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस कर सके। तो कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें ये बताना है। कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। ये सही है कि हमको किसी भी ऐसी अवधारणा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो बच्चों में क्या गलतफहमी का निर्माण करती हो। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए, मतलब कोई रूढ़िवादिता उन कहानियों में नहीं होनी चाहिए। कहानियां मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए, नहीं, कहानियां मजेदार व मनोरंजक की अपेक्षा क्या है कि वो एक शिक्षा देती हूँ बच्चों को और जानकारी देती हूँ उनको, कोई गुड़ी या मैनर्स उन्हें सिखाती हूँ। मनोरंजक और मज़ेदार होने की अपेक्षा बल्कि उसमें क्या होना चाहिए कि वो बच्चों की जो लाइफ है, जो उनको कुछ अवधारणा बताती हूँ, कुछ चीज़ें उनको, कुछ ज्ञान ज्ञान उनको प्रदान करती हूँ।
कहानियाँ उससे ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। तो कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे उससे जुड़ाव महसूस करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी और डी। ए, बी और डी यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाओं में से किनको करने को कहेंगी। मतलब एक ईवीएस शिक्षिका है, बच्चों को मानचित्रण का जो कौशल है वो मन में बिठा ले। मतलब मानचित्र के बारे में बच्चे जो है वो मन में, जैसे आंख बंद करें तो जिस तरह से आप आंख बंद करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, जो जो लोग पढ़े हुए हैं, जो इंडिया के मैप को बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं, तो वो अगर आंख बंद करेंगे तो उन पूरे मैप जो है वो उनकी आंख के सामने आ जाता है कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, समुद्र कहाँ है, हमारा मुंबई कहाँ है। तो आप पूछिए तो वो आराम से बता सकते हैं। तो इसी तरह वो शिक्षक भी चाहते हैं कि बच्चे जो है मानचित्रण को जो कौशल है उसको अपने मन में बिठा लें। तो इसके लिए निम्न में से कौन से क्रियाकलाप जो है वो उचित है, ये आपको बताना है। मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। बी है अमानकीकृत मानचित्र बनाना। सी है अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना। डी है मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। तो आपको बताना है, ये क्या है, मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना। ये सही है कि मानचित्र में उनको दिशा का पता ज्ञान होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है। अमानकीकृत मानचित्र बनाना मतलब बिना मापे। भाई अब मन में अगर आपको बनाना है तो आप उसमें माप तो नहीं करेंगे ना, बस आपको ये पता होगा कि क्या है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, फिर इसके बाद अब तो लद्दाख हो गया है, लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है। तो इस तरह से आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फिर इधर आएंगे हम तो गुजरात है, मुंबई है, इस तरह से आपको पूरा मैप एक पता होना चाहिए। तो और लेकिन आप नाप के तो नहीं, लेकिन आपको ये एक प्रॉपर जो है वो आइडिया आपको होता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना चाहिए। हाँ, बच्चों को जो प्रतीक होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि हम नदियों को किस तरह से दर्शाते हैं। कोई चीज़ है वहाँ पे तो हम प्लेन्स जो हवाई अड्डे होते हैं उनको किस तरह से दर्शाते हैं, बंदरगाह को हम किस तरह से दर्शाते हैं। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए कि हम किन किन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। और जो स्टैंडर्ड मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। तो जो स्टैंडर्ड जो प्रतीक बनाए गए हैं, चिन्ह बनाए गए हैं, उनका भी उनको प्रयोग आना चाहिए और वो उनकी व्याख्या कर सकते हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी यानी चारों। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती हैं कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। मतलब एक ईवीएस शिक्षिका है, वो बच्चों को बताती हैं एक चर्चा के दौरान कि जो राजस्थान के गांव में लोग क्या करते हैं कि जो स्थानीय रूप से जो सामान उपलब्ध है उन्हीं से घर बनाते हैं, लेकिन जैसे मुंबई जैसे बड़े शहरों में लोग क्या करते हैं, वो जो है जो बिल्डिंग मटेरियल्स को खरीद कर अपना घर बनाते हैं। तो इस चर्चा के उसके क्या मतलब क्या है पता चलता है हमें, किस का वो विधि का जो है वो क्या सिखाना चाहती है बच्चों को। अवलोकन और रिकॉर्डिंग, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है प्रयोग, चौथा है तुलना करना और विश्लेषण करना। तो इसमें वो क्या कर रही हैं, दो गांव और शहर की बात कर रही हैं, फिर उनमें जो घर बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी वो तुलना कर रही हैं और फिर उसका विश्लेषण कर रही हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है।
मतलब एक ईवीएस शिक्षिका है वो ये चाहती हैं कि जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं, उनकी जो पानी की बर्बादी करने वाले लोग हैं, उनकी जो दैनिक गतिविधि है और जो उनका किस तरह का व्यवहार है, इसके बारे में पता लगाएं। तो इसमें से कौन सा रणनीति है जो इनके उद्देश्यों की सबसे अच्छी तरह से पूर्ति कर सकती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में। दूसरा ऑप्शन है एक नाले पानी की निकासी का भ्रमण करना। तीसरा है पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत। चौथा है प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। तो जल से संबंधित वित्रचित्र और फिल्में, ये इससे क्या होगा, इससे आप जो लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं उनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। एक नाले या पानी की निकासी का भ्रमण करने से भी आपको उनके व्यवहारों के बारे में और उनकी गतिविधियों के बारे में नहीं पता चलेगा। पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत, अगर पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो क्या है, वो पानी की बर्बादी करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान वो लगा ले कि हाँ ये परिवार इस एक दिन में इतना पानी जो है वो खर्च करता है, तो ये पानी की बर्बादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर दूसरा परिवार किस तरह से कितना पानी खर्च कर रहा है। तो इससे क्या होगा, उनको उसके बारे में, उनको पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के बारे में वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि उनकी जो दैनिक गतिविधियां हैं वो किस तरह की हैं। पहले वो अनुमान लगाएंगे कि कौन से लोग पानी की बर्बादी करते हैं। इससे क्या होगा, अगर वो अनुमान लगा लेंगे कि इस घर में ज़्यादा पानी खर्च होता है, इस घर में कम पानी खर्च होता है, तो वो जान जाएंगे कि कौन से लोग पानी ज़्यादा खर्च करते हैं। फिर उनके जो व्यवहारों का वो पता लगा लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का अभिन्न घटक है। मतलब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का निम्नलिखित से कौन सा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसके बिना जो है आप शिक्षण कार्य नहीं कर सकते। पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है बच्चों का वातावरण, तीसरा है भाषाई दक्षता, चौथा है रोल प्ले या भूमिका निर्वाह। तो प्राथमिक स्तर पर क्या है सबसे महत्वपूर्ण, पाठ्य पुस्तकें नहीं, बच्चों का वातावरण हाँ, भाषाई दक्षता, भाषा मतलब बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाषाई रूप से आप उनको दक्ष नहीं कह सकते। रोल पे या भूमिका निर्वाह ये भी नहीं। तो कौन सा सबसे अभिन्न अंग है, बच्चों का वातावरण, क्योंकि बच्चों का वातावरण जो होता है वो उनके सीखने पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि अब तक क्या होता है कि बच्चे जो है वो अपने परिवार में ही, अपने आसपास का जो वातावरण है उसी में रह के आए रहते हैं, तो वो प्राथमिक स्तर तक उनके ऊपर उनके परिवार का, उनके समुदाय का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। मतलब एक ईवीएस शिक्षक हैं अगर आप, तो अगर पाठ्यपुस्तक का चयन करना है तो आप निम्न में से किन मानदंडों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ये आपको बताना है। पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति, धर्म और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। बी है पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। सी है पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। डी है पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति, धर्म और से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। ये सही है, क्योंकि बच्चे का जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके अगर आप शुरुआत में ही किसी बात के प्रति उनमें भेदभाव या कुछ डाल देंगे तो वो हमेशा उनके मन में बना रहेगा। पाठ्यपुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, नहीं मानक भाषा नहीं होनी चाहिए, वो नॉर्मल उनकी बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए जो वो बोलते हैं। बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप यूज़ करके हो सकता है बच्चे को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे अभी जो नॉर्मल उनकी बोलचाल की भाषा होती है वो उसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। पाठ्यपुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए, इससे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं रखता। पाठ्यपुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, हाँ क्योंकि आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें चित्र बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए और वो देखने में आकर्षक लगेगी, तभी बच्चे का पढ़ने का
मन करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त है? यानी आप कक्षा 5 के विद्यार्थियों को जेंडर रूढ़िवादिता के विषय में बताना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। सेकंड है अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां। थर्ड है सफल महिलाओं की कहानियां। फोर्थ है महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। तो कक्षा 5 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्या होगा? सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। ये क्योंकि ये यहाँ पे बच्चे जो है वो आसानी से पहुंच पाएंगे, और क्योंकि उनके समुदाय का, उनके आसपास की ये बात है, तो वो इसका अच्छे से सर्वेक्षण कर सकते हैं। अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां, हो सकता है बच्चे इसको आसानी से, भाई अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अखबार से लिंग सशक्तिकरण पे जो भी कहानियां हैं वो उसकी समझ उतनी उनमें है कि नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। सफल महिलाओं की कहानियों से भी वो हो सकता है उतना अच्छे से ना सीख पाए। महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का सर्वेक्षण। अस्पतालों में बच्चों को ले जाना, भी बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो उतना सही नहीं होगा, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा कि वो जो उनके घर में जो है, जो लोग रहते हैं उनके बीच में काम का किस तरह से बंटवारा हुआ है, ये तो उनकी नॉर्मल, वो डेली का उनका काम है कि वो अपने घरों में देख रहे हैं, तो वो ये आसानी से कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके द्वारा ये भी हो सकता है कि जो समुदाय है हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हमें समुदाय को एक संसाधन के रूप में भी प्रयोग करना है। ये भी हमारे ईवीएस का एक पार्ट है कि हम जो समुदाय है उसका भी हम संसाधन के रूप में प्रयोग करें। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? मतलब कि आपको क्या करना है कि जो भी कौशल है, जिसमें बच्चा कितना दक्ष है, उसके स्तर का आपको विवरण देना है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है विवरणात्मक रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है अक्षरों में ग्रेड, तीसरा ऑप्शन है क्रम निर्धारण मापनी, चौथा ऑप्शन है संख्याओं में ग्रेडिंग। तो क्या होगा ये आपको बताना है। विवरणात्मक रिपोर्ट मतलब एक बहुत ज़्यादा विवरण वाली रिपोर्ट दे दें कि इस बच्चे में ये गुण है, इस बच्चे में ये गुण है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगी, ये तो सही नहीं है। अक्षरों में ग्रेड मतलब ABC में आप उनको कैटेगराइज कर दीजिए, तो ये भी नहीं सही है। क्रम निर्धारण मापनी मतलब क्रम के आधार पर, मतलब इस फर्स्ट ये आया है, सेकंड ये आया है, थर्ड ये आया है, इसमें ये इतने कौशल है, तो ये अच्छा है। ये इसके द्वारा जो होगा बच्चा क्या है, बाद में क्या होगा, आगे निकलने की कोशिश करेगा। वो एक दूसरे से देख के वो अपने आप को मोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे। संख्याओं में ग्रेडिंग, फिर अगेन वही है कि अक्षरों में जिस तरह से ग्रेडिंग उस तरह से संख्याओं में आप ग्रेड दे दीजिए, तो ये भी सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।